नमस्कार। आज हमारे पास एक कहानी है। ऐसी कहानी जो दिल को छू भी जाती है और शायद थोड़ा सोचने पर भी मजबूर करती है। हाँ, बिल्कुल। ये कहानी है प्यार की, लेकिन ऐसे प्यार की जो एक जिंदगी में जैसे समा ही नहीं पाया। हम्म। यह हमें ले चलती है सदियों पहले के राजस्थान से हम्म। सीधे आज के तेज रफ्तार मुंबई तक। क्या बात है, एक लंबा सफर है ये तो। हाँ, तो तैयार हो जाइए क्योंकि हम इस कहानी की परतों को खोलने वाले हैं। जरूर। हमारे पास जो इसका जिक्र है वो बात करता है पुनर्जन्म की, अधूरे रह गए वादों की, हाँ। और एक ऐसे इश्क की जो शायद मौत के बाद भी जिंदा रहा। दिलचस्प लगता है। तो हमारा मकसद है इस कहानी के किरदारों को समझना। पहले राजवीर, मीरा, और फिर सदियों बाद आरव और मीरांका। अच्छा, मतलब दो अलग अलग टाइम पीरियड। हाँ बिल्कुल। उनके अटूट बंधन, बिछड़ने का दर्द, और फिर से मिलने की इस अनोखी दास्तान को समझना है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं लगता फिर। वही तो, ये शायद जिंदगी और रिश्तों को देखने का एक अलग नजरिया भी हो सकता है। सही कहा। चलिए शुरू करते हैं फिर। हाँ, तो चलिए सीधे चलते हैं कहानी के दिल में। सब कुछ शुरू होता है बहुत पहले, राजस्थान का एक छोटा सा लेकिन ऐतिहासिक गांव कह सकते हैं, रणधीरगढ़। रणधीरगढ़। जरा कल्पना कीजिए उस दौर की। रजवाड़ों का समय, मान मर्यादा, परंपराएं, वो सब। हाँ, वो माहौल ही अलग रहा होगा। कहानी के हीरो हैं राजवीर सिंह। जाहिर है नाम से राजपूत लगते हैं। कहानी में आता है कि वो एक दिलेर नौजवान थे। अच्छा। ऊंचा कद, गेहुआ रंग, आंखों में खास चमक और होठों पर मतलब आत्मविश्वास वाली मुस्कान। एक हीरो वाली छवि। हाँ, गांव में उनका बड़ा रुतबा था, लोग इज्जत करते थे, एक तरह से गांव के रखवाले जैसे। समझ गया। और दूसरी तरफ है मीरा। मीरा। कहानी उन्हें बेहद खूबसूरत बताती है, लेकिन सिर्फ बाहरी तौर पर नहीं। अच्छा, वो गांव की पुजारी की बेटी थी, संस्कारी, आंखों में काजल लगाती थी, लंबे घने बाल थे और चेहरे पर एक शांति सी रहती थी। और सबसे खास बात, वो मंदिर में भजन गाती थी। उनकी आवाज में जरूर कोई जादू रहा होगा। ये तो माहौल बना रहा है कहानी का। हाँ, इनकी पहली मुलाकात भी बड़ी कह सकते हैं फिल्मी लगती है, लेकिन कहानी उसे बड़ी खूबसूरती से पेश करती है। कैसे? राजवीर मंदिर जाते हैं और वहां मीरा दिया जला रही होती हैं। शाम का वक्त है, सूरज ढल रहा है। वाह। हवा में चंदन की धीमी धीमी खुशबू फैली हुई है और उस रोशनी में मीरा का चेहरा दमक रहा है। कहानी कहती है बस उसी एक पल में राजवीर अपना दिल हार बैठे। पहली नजर का प्यार। हाँ, लगता तो यही है। इसके बाद वो अक्सर मिलने लगे, कभी मंदिर में, कभी गांव के तालाब के किनारे, छुप छुप कर शायद। लेकिन ये सिर्फ एक आकर्षण नहीं था। कहानी कहती है ये कुछ गहरा था, रूहानी था। क्या कहते हैं आप, ये पहली नजर का प्यार ही था या कुछ और? सवाल दिलचस्प है। देखिए, पहली नजर का प्यार तो शायद था ही। हाँ। लेकिन कहानी जिस तरह उनके रिश्ते के बढ़ने का जिक्र करती है, मुलाकातें, बातें, एक दूसरे को समझना, उससे लगता है ये उससे कहीं ज्यादा गहरा था। हाँ। ये एक आत्मिक जुड़ाव था, जहां शायद बाहरी दुनिया मायने नहीं रखती थी। लेकिन बाहरी दुनिया तो मायने रखती है ना? अफसोस, हाँ। और बाहरी दुनिया को ये रिश्ता मंजूर नहीं था। ओ। देखिए, राजवीर थे ठाकुर खानदान के, ऊंचे कुल के। हाँ। हाँ। और मीरा एक साधारण गरीब पुजारी की बेटी। हाँ। उस जमाने के समाज में ये मेल लगभग नामुमकिन था। हाँ, आज शायद हम ये बात उतनी बड़ी न लगे। बिल्कुल। लेकिन तब कुल, जाति, खानदान, यही सब कुछ हुआ करता था। ये सिर्फ अमीरी गरीबी का फर्क नहीं था, ये सामाजिक ढांचे पर सीधी चोट थी। हाँ, ये समझना जरूरी है कि उस वक्त सामाजिक नियम कितने सख्त थे। तो जाहिर है राजवीर के परिवार ने विरोध किया होगा। बिल्कुल। कहानी साफ बताती है कि उन्हें सीधी चेतावनी दी गई, अगर राजवीर ने मीरा से रिश्ता आगे बढ़ाया तो उन्हें परिवार से, अपने कुल से बेदखल कर दिया जाएगा, उनका नामो निशान मिटा दिया जाएगा। बाप रे। सोचिए, एक राजपूत युवक के लिए, जिसके लिए उसका कुल और मानी सब कुछ है, ये कितनी बड़ी धमकी रही होगी। हाँ, ये सिर्फ भावनात्मक दबाव नहीं था, ये तो उनकी पूरी पहचान छीन लेने जैसा था। सही कहा। लेकिन राजवीर का जवाब क्या था? क्या वो डर गए, पीछे हट गए? यही तो कहानी का एक अहम मोड़ है। राजवीर का जवाब था, मुझे नाम नहीं, मीरा चाहिए। वाह। ये छोटी सी लाइन उनके प्यार की गहराई और उनके साहस को दिखाती है। सच में। उन्होंने समाज, परिवार, मान मर्यादा सबसे ऊपर अपने प्यार को रखा।
ये उस दौर के हिसाब से बहुत बड़ी बगावत थी। हाँ, यहाँ हम देखते हैं कि कैसे सच्चा प्यार सामाजिक बंधनों को तोड़ने की हिम्मत रखता है, भले ही उसकी कीमत कुछ भी हो। बिल्कुल, हिम्मत तो थी उनमें। हिम्मत तो थी, लेकिन क्या उनकी ये हिम्मत उन्हें मिला पाई? कहानी का अगला हिस्सा तो शायद उतना सुखद नहीं है। हाँ, यही कहानी एक दुखद मोड़ लेती है। शायद राजवीर और मीरा को भी आने वाले खतरे का अंदाजा हो गया था। कहानी में जिक्र है कि एक शाम मंदिर में राजवीर ने मीरा को एक वचन दिया। वचन? हाँ, एक ऐसा वादा जो उनकी उस जिंदगी से परे था। उन्होंने कहा, अगर इस जन्म में हम एक नहीं हो सके, क्या कहा? तो अगले जन्म में हम जरूर मिलेंगे, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। ओ, ये वचन, ये कितना भारी रहा होगा। इसमें एक उम्मीद भी है और एक बेबसी भी। हाँ, क्या ये सिर्फ एक दिलासा देने वाली बात थी या उन्हें वाकई यकीन था कि ऐसा हो सकता है? ये कहना मुश्किल है कि उस पल उनके मन में क्या था, लेकिन देखिए, भारतीय संस्कृति में वचन का बहुत महत्व रहा है। हाँ, बिल्कुल। ये सिर्फ शब्द नहीं होते, ये एक संकल्प होता है, एक प्रण। हो सकता है राजवीर ने यह बात पूरे यकीन से कही हो, या शायद अपने प्यार को अमर बनाने का ये उनका तरीका था। लेकिन ये वादा ही उनकी कहानी का आधार बन गया आने वाले समय के लिए। और फिर वो हुआ जिसका डर था, उनके प्यार का अंत दुखद हुआ। हाँ, कहानी के मुताबिक राजवीर के परिवार वालों ने इस रिश्ते को खत्म करने के लिए एक भयानक कदम उठाया। क्या किया उन्होंने? उन्होंने मीरा को जहर दे दिया। हे भगवान! सोचिए, उस बेबसी का आलम। मीरा की आखिरी सांसों में सिर्फ एक ही नाम था, राजवीर। ओह, और राजवीर, उन्हें जब पता चला होगा? जब राजवीर को यह पता चला तो वो पूरी तरह टूट गए। जिस मीरा के लिए उन्होंने सब कुछ दांव पर लगा दिया था, वही नहीं रही। हाँ। कहानी बताती है कि उन्होंने उसी पल अपनी तलवार उठाई और अपने प्राण भी त्याग दिए। उन्होंने भी जान दे दी। हाँ, एक साथ जीने मरने की कस्में शायद इसी को कहते हैं। ये बहुत बहुत मार्मिक है। हाँ, ये बहुत मार्मिक है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि एक तरह से यहां से उसका रहस्य और गहरा होता है। कैसे? कहा जाता है कि उनकी आत्माएं जुदा नहीं हुई। उसी मंदिर के पास एक बहुत पुराना वट वृक्ष था। वट वृक्ष, बरगद का पेड़। हाँ, बरगद का पेड़। मान्यता है कि दोनों की आत्माएं उसी पेड़ के नीचे एक होकर विलीन हो गईं। अच्छा। ये वट वृक्ष जैसे उनके अधूरे प्यार का गवाह बन गया, एक प्रतीक बन गया। भारतीय परंपरा में वट वृक्ष को वैसे भी अमरता और आश्रय का प्रतीक माना जाता है। शायद ये उनके प्यार की अमरता का ही संकेत था। रोंगटे खड़े हो जाते हैं सोचकर। एक जन्म में प्यार अधूरा रहा, लेकिन आत्माएं मिल गई। पर कहानी यहां रुकती नहीं है, वो आगे बढ़ती है, बहुत आगे। बिल्कुल। अब कहानी एक बहुत लंबी छलांग लेती है। सदियां बीत जाती हैं। सदियां। हाँ। हम रणधीरगढ़ के उस पुराने धूल भरे माहौल से निकलकर सीधे पहुंचते हैं साल 2023 के चमचमाते भागते दौड़ते मुंबई शहर में। ओ, सीधा मुंबई? हाँ, अब यहां सवाल उठता है, क्या राजवीर और मीरा की कहानी बस एक दुखद अंत के साथ इतिहास में दफन हो गई, या जैसा कि कहानी का शीर्षक कहता है, पुनर्जन्म का प्यार? क्या वाकई वो अधूरा प्यार, वो अधूरा वादा पूरा होने के लिए लौटा है? यहीं से कहानी में पुनर्जन्म का पहलू सबसे अहम हो जाता है। और इसी पहलू को आगे बढ़ाते हुए कहानी हमें मिलवाती है आरव से। आरव, ये नया किरदार है? हाँ, आज का नौजवान मुंबई में रहता है, आंखों में बड़े सपने हैं, फिल्म डायरेक्टर बनना चाहता है। अच्छा, फिल्म इंडस्ट्री से? हाँ। बिल्कुल आम सा लड़का लगता है ना? लेकिन उसकी जिंदगी में कुछ ऐसा है जो आम नहीं है। क्या, कुछ खास? उसे बचपन से एक सपना बार बार आता है। एक ही सपना? हाँ, एक ही सपना। सपने में वो एक लड़की को देखता है, लंबे बाल, पारंपरिक राजस्थानी पोशाक पहने हुए, शायद लहंगा चोली, और उसकी आंखों में एक अजीब सी कशिश, एक गहराई। अच्छा। और सपने में उसे एक आवाज सुनाई देती है, एक फुसफुसाहट, वचन मत भूलना। वचन मत भूलना, ये तो वही वादा है। हाँ, ये तो वाकई अजीब है। एक ही सपना बार बार आना, और उसमें एक अनजानी लड़की और एक रहस्यमयी आवाज। बहुत अजीब। हाँ, और आरव को हमेशा ये लगता है कि वो उस चेहरे को जानता है, लेकिन याद नहीं कर पाता। पहचान का एहसास। हाँ, एक अजीब सी बेचैनी, एक खिंचाव महसूस होता है उसे, जैसे कोई भूली हुई याद उसे पुकार रही हो। ये सिर्फ सपना नहीं लगता, ये कुछ ज्यादा गहरा महसूस होता है। और फिर शायद नियति अपना काम करती है। कहानी कैसे आगे बढ़ती है, आप इसे नियति कहें या संयोग, लेकिन होता कुछ ऐसा ही है।
आरव को अपने काम के सिलसिले में हाँ, एक फिल्म की लोकेशन ढूंढने के लिए राजस्थान जाना पड़ता है। राजस्थान, वापस वहीं। हाँ, और किस्मत देखिए, वो उसी इलाके के आसपास पहुंचता है जहां सदियों पहले रणधीरगढ़ था, जहां राजवीर और मीरा की कहानी घटी थी। ओहो, तो क्या वो उसी मंदिर तक पहुंच जाता है? हाँ, कहानी बताती है कि घूमते घूमते वो एक पुराने लगभग वीरान से मंदिर तक पहुंच जाता है। और जैसे ही वो मंदिर के अंदर कदम रखता है, उसे एक झटका सा लगता है। कैसा झटका? वहां की दीवारें, वो घंटियां, हवा में तैरती एक जानी पहचानी सी खुशबू और मंदिर के पास खड़ा वो विशाल पुराना वटवृक्ष। वही वटवृक्ष? हाँ वही। उसे सब कुछ अजीब तरह से अपना सा लगता है, जैसे वो पहले भी यहाँ आ चुका हो। डेजा व्यू जैसा एहसास, लेकिन बहुत ज्यादा तीव्र। ये कमाल है। मतलब जगह भी यादें सहेज कर रखती हैं। उस मंदिर और उस पेड़ का क्या महत्व है यहाँ? बहुत ज्यादा। यहाँ पर स्थान यानी वो जगह खुद एक किरदार बन जाती है। अच्छा। वो मंदिर, वो वटवृक्ष सिर्फ पत्थर और लकड़ी नहीं रह जाते हैं, वो जैसे अतीत और वर्तमान के बीच का पुल बन जाते हैं। वो आरव के अंदर दबी हुई उन भूली हुई यादों को, उस अनजाने खिंचाव को कुरेदते हैं। ये एहसास उसे और भी बेचैन कर देता है कि आखिर ये सब क्या है। और इसी बेचैनी के बीच शायद उसकी मुलाकात उससे होती है जिसका चेहरा उसे सपनों में दिखता था। बिल्कुल। कहानी का सबसे खूबसूरत मोड़ यहीं आता है। उसी मंदिर में आरव की नजर एक लड़की पर पड़ती है। कौन है वो? वो है मीरांका शर्मा। मीरांका नाम भी मिलता जुलता है। हाँ, मीरांका एक आर्ट हिस्ट्री की प्रोफेसर है जो उस मंदिर और इलाके के इतिहास पर रिसर्च करने आई है। अच्छा। कहानी कहती है, जिस पल आरव मीरांका को देखता है, उसका दिल जोर से धड़कता है और फिर जैसे थम सा जाता है। वही चेहरा, वही आंखें, वही मुस्कान, बिल्कुल वही लड़की जो उसे सालों से सपनों में दिख रही थी। और मीरांका का क्या रिएक्शन होता है? क्या सिर्फ आरव को ही ये एहसास होता है? नहीं, यही तो बात है। जैसे ही मीरांका की नजर आरव पर पड़ती है, वो भी एकदम चौंक जाती है, स्तब्ध रह जाती है। दोनों को? हाँ, दोनों एक पल के लिए एक दूसरे को बस देखते रह जाते हैं। उनकी आंखों में गुस्सा या हैरानी नहीं, बल्कि एक अजीब सी पहचान होती है। पहचान? जैसे दो बिछड़े हुए साथी सदियों बाद अचानक मिल गए हों। ये महज इत्तेफाक या पहली नजर का प्यार नहीं लगता। ये उससे कहीं ज्यादा गहरा, कहीं ज्यादा पुराना लगता है। ऐसा लगता है जैसे उनकी आत्मा एक दूसरे को पहचान रही है। ये वाकई दिलचस्प है। ये पहचान की भावना पुनर्जन्म की कहानियों का एक मुख्य तत्व होती है। इसके बाद उनके बीच बातचीत शुरू होती होगी? हाँ बिल्कुल। और क्या वो साझा सपने वाली बात सामने आती है? हाँ, उनकी बातचीत शुरू होती है और जैसे जैसे वो बात करते हैं, उनका कनेक्शन और मजबूत होता जाता है। उन्हें पता चलता है कि उनकी पसंद नापसंद कितनी मिलती है। वही पुरानी धुनें, वही शांत जगह। अच्छा। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात तब सामने आती है जब वो डरते डरते एक दूसरे को अपने उस अजीब सपने के बारे में बताते हैं। क्या मतलब? दोनों को एक ही सपना आता था? जी हाँ, दोनों को बचपन से लगभग एक जैसा ही सपना आता रहा है। सच में? हाँ, एक पुराना मंदिर, पास में एक बड़ा सा वटवृक्ष और उसके नीचे खड़े दो लोग, और वो आवाज, वचन मत भूलना। ये तो अविश्वसनीय है। जब उन्हें पता चलता है तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। ये अब संयोग नहीं हो सकता। बिल्कुल नहीं। ये उनके पिछले जन्म के रिश्ते का, उस अधूरे वादे का सबसे पुख्ता सबूत बन जाता है। सोचकर ही अजब लगता है, ये साझा सपने कैसे मुमकिन है? क्या ये वाकई आत्मा की यादें होती हैं जो अगले जन्म में भी साथ आती हैं? देखिए, विज्ञान शायद इसकी अलग व्याख्या करें, लेकिन कहानी के नजरिए से देखें तो ये आत्मा के गहरे कनेक्शन की बात है। ये दिखाता है कि कैसे हमारा अवचेतन मन या शायद हमारी आत्मा उन गहराइयों में यादें और भावनाएं संजोकर रखती है जो समय और जन्म की सीमाओं को पार कर जाती हैं। सही है। ये सपने उनके लिए सिर्फ सपने नहीं रह जाते हैं, बल्कि उनके अतीत की खिड़की बन जाते हैं। और इस एहसास के बाद क्या वो अपने अतीत को पूरी तरह से स्वीकार कर पाते? वो पल कब आता है जब पर्दा पूरी तरह हट जाता है? वो पल भी उसी मंदिर में आता है, उसी वटवृक्ष के पास। वहीं पर? हाँ, एक दिन आरव मीरांका को लेकर उसी खास जगह पर जाता है जहां कहानी के मुताबिक सदियों पहले राजवीर और मीरा की आत्माएं मिली थी। वहां की हवा में आज भी कुछ खास था। वहां खड़े होकर आरव हिम्मत करके मीरांका से कहता है, मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जैसे हम पहले भी यहां थे, इसी तरह तुम और मैं। वो ये बात किसी दावे से नहीं, बल्कि एक गहरे एहसास से कहता है। और मीरांका? उसका क्या जवाब था? क्या उसने सवाल किए, शक किया? नहीं, कहानी बताती है कि आरव की बात सुनकर मीरांका की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। आंसू? हाँ, वो कुछ नहीं कहती, बस स्वीकृति में सिर हिला देती है और फिर धीरे से कहती है, हाँ आरव, मुझे भी यही लगता है।
शायद हम वही अधूरी कहानी हैं जो पूरी होने आई है। वाह! ये वो पल था जब दोनों ने तर्कों और सवालों से परे जाकर अपने दिनों की आवाज सुनी और अपने अतीत के इस सच को, अपने इस गहरे कनेक्शन को पूरी तरह से स्वीकार कर लिया। ये स्वीकृति बहुत अहम है। अक्सर ऐसी स्थितियों में मन में संदेह और सवाल उठते हैं। बिल्कुल। लेकिन यहाँ दोनों ने अपने अंतर्मन के एहसास पर भरोसा किया। हाँ, और इसी स्वीकृति के साथ शायद उस अधूरे वादे के पूरे होने का रास्ता खुलता है। बिल्कुल। कहानी का क्लाइमैक्स इसी स्वीकृति के बाद आता है। हाँ, उसी पल, उसी वटवृक्ष के नीचे आरव मीरांका का हाथ थामता है और उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, इस बार मैं वादा निभाऊंगा मीरा। अब कोई जन्म, कोई ताकत हमें अलग नहीं कर पाएगी। मीरा, उसने मीरा कहा। हाँ, गौर कीजिए, वो उसे मीरा कहकर पुकारता है, जैसे उसने उसके बाहरी रूप के पार जाकर उसकी असली पहचान, उसकी आत्मा को पहचान लिया हो। और वो वादा पूरा होता है। हाँ, वो सदियों पुराना वादा जो एक जन्म में अधूरा रह गया था, इस जन्म में पूरा होता है। और माहौल कैसा था उस वक्त? कहानी उस पल के माहौल का भी जिक्र करती है। अचानक मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगती हैं। सच में? हाँ, हवा में फिर से वही चंदन की मीठी खुशबू फैल जाती है और वो बूढ़ा वट वृक्ष, ऐसा लगता है जैसे उसकी पत्तियां सरसराकर उन्हें आशीर्वाद दे रही हों। जैसे प्रकृति भी गवाह बन रही हो। बिल्कुल, जैसे पूरी कायनात, पूरी प्रकृति उनके इस पुनर्मिलन की गवाह बन रही हो, जश्न मना रही हो। राजवीर और मीरा का अधूरा प्यार आरव और मीरांका के रूप में अपनी मंजिल पा लेता है। वाह, ये कहानी तो वाकई एक सफर पर ले गई। तो इस पूरी दास्तान का निचोड़ क्या है? मतलब कहानी हमें क्या सिखाना चाहती है? जैसा कि कहानी के अंत में भी इशारा किया गया है, इसका सार यही लगता है कि सच्चा प्यार कभी मरता नहीं। सही। समय, सदियां, यहाँ तक कि मौत और नया जन्म भी उसे मिटा नहीं सकते। हाँ। अगर भावनाएं सच्ची हो, अगर कनेक्शन गहरा हो, तो आत्माएं एक दूसरे को ढूंढ ही लेती हैं, अपना रास्ता बना ही लेती हैं। हाँ। राजवीर और मीरा का प्यार एक कसौटी थी और आरव और मीरांका का मिलन उस कसौटी पर खरे उतरने का इनाम। आपने बिल्कुल सही कहा। ये कहानी सिर्फ एक रोमांटिक कल्पना नहीं है। ये प्रेम की उस ताकत की बात करती है जो भौतिक सीमाओं से परे है। हाँ। ये आत्मा के कनेक्शन, नियति के खेल और भावनाओं की गहराई जैसे विषयों को छूती है। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या कुछ रिश्ते वाकई इतने मजबूत होते हैं कि वो जन्मों का सफर तय कर लेते हैं। ये दिखाती है कि कैसे गहरी भावनाएं समय के थपेड़ों को झेलकर भी बनी रह सकती हैं। तो आज हमने राजस्थान की मिट्टी से उठी एक सदियों पुरानी प्रेम कहानी को देखा, जो मुंबई की आधुनिक दुनिया में आकर पूरी हुई। हाँ, एक अद्भुत यात्रा। हमने राजवीर और मीरा के अधूरे इश्क की कसक महसूस की और आरव और मीरांका के मिलन में उस प्यार की जीत देखी। ये कहानी याद दिलाती है कि उम्मीद हमेशा बाकी रहती है। हाँ। और सच्चा प्यार अपना रास्ता ढूंढ ही लेता है। और ये हमें एक गहरे सवाल के साथ भी छोड़ जाती है, नहीं? कैसा सवाल? क्या वाकई कुछ बंधन इतने गहरे होते हैं कि वो जन्म जन्मांतर तक साथ निभाते हैं? अगर हाँ, तो हमारे अपने जीवन में जो लोग हैं, जो रिश्ते हैं, या कभी-कभी अजनबियों से महसूस होने वाला वो अनदेखा सा खिंचाव, हाँ, होता है कभी-कभी। उनका क्या मतलब हो सकता है? क्या हमारे आसपास भी ऐसी अधूरी कहानियां हैं जो पूरी होने का इंतजार कर रही हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर शायद हम सब कभी ना कभी सोचते जरूर हैं। बिल्कुल, ये सोचने वाली बात है। इस दिलचस्प कहानी और उसके गहरे पहलुओं पर हुई इस बातचीत का हिस्सा बनने के लिए शुक्रिया। शुक्रिया।